चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 3। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 2 किया था। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लिनक्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे लिनक्स इंट्रोडक्शन। लिनक्स के बारे में समझेंगे, लिनक्स क्या है, कैसे काम करता है, लिनक्स इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत से लोग इस वीडियो को जब प्ले करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि लिनक्स डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 3 में सर ने लिनक्स का इंट्रोडक्शन करवाया है और हमें इंट्रोडक्शन आता है। एक काम करते हैं, इस वीडियो को ना स्किप कर देते हैं, लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। बहुत से लोग ऐसा करेंगे। और वो बहुत से लोग जो होंगे वो कंपनी में काम कर रहे होंगे, ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी लिनक्स में काम कर रहे होंगे या ऑलरेडी किसी प्रोफाइल में काम कर रहे हो। तो जो भी एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, वो इस वीडियो को स्किप करेगा, इन लिनक्स इंट्रोडक्शन टॉपिक को स्किप करेगा। बोलेगा कि लेक्चर नंबर 4 से देखेंगे, इंट्रोडक्शन तो हमें पता है, लिनक्स के इंट्रोडक्शन हमें आता है, ऐसा बोल के स्किप करेंगे। कई फ्रेशर बंदे भी स्किप करेंगे, उन्हें लगेगा कि हमें लिनक्स का इंट्रोडक्शन आता है, इसको स्किप करो। बट मैं आपको बता दूं, 98%, अगर मैं 98% बोलूं तो भी गलत नहीं है, 98% लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इवन 10 साल से, 15 साल से, इवन लिनक्स प्रोफाइल में ही क्यों ना काम कर रहे हो, 98% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लिनक्स का एक्चुअल इंट्रोडक्शन नहीं पता, लिनक्स का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, लिनक्स क्या है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मैं लिनक्स के इंट्रोडक्शन में एक्चुअल इंट्रोडक्शन बताऊंगा, एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा, लिनक्स क्या होता है। बहुत से ऐसे बंदे मैंने फेस किए हैं जो ऑलरेडी 10 साल 15 साल से एक्सपीरियंस है, बट उन्हें लिनक्स का एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता। वो इंटरव्यू में जाते हैं, उनसे इंटरव्यूअर पूछता है, वो आंसर भी दे देते हैं। इंटरव्यूअर को भी आंसर सही लगता है क्योंकि इंटरव्यूअर को भी नहीं पता एक्चुअल मीनिंग। 98% की बात कर रहा हूँ, 2% ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है सच्चाई क्या है। तो बस यही बोलना चाहता हूँ, लिनक्स का एक्चुअल मीनिंग अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं, 10 से 15 मिनट डिस्कस करूंगा लिनक्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को कोई भी स्किप मत करना, इसको कंटिन्यू करना एंड तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग लिनक्स का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिनक्स। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द लिनक्स, क्या बोलोगे? बहुत से लोगों के पास आंसर होगा, सर लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। लोग बोल रहे होंगे, लोग यही आंसर देते हैं, इंटरव्यू में भी जाके यही बोलते हैं कि लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोग बोलते हैं। सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा बोलते हैं लोग। इंटरव्यूअर को भी नहीं पता तो वो भी आपके आंसर को सही बोल के आगे चल देता है। बट एक्चुअल मीनिंग क्या है? व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है। क्या है? कर्नल। समझ आई? अब अगर मैं आपसे ये बता दिया मैंने कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक कर्नल है, इतना बोल के अगर मैं वीडियो को बंद कर दूं तो भी आपको दिमाग में क्वेश्चंस रहेगा। सर आपने बोल दिया लिनक्स एक कर्नल है, हमें समझाओ तो कर्नल क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या है? व्हाट इज कर्नल? और साथ में हमें यह भी समझना है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम तो अभी तक लिनक्स को ही ऑपरेटिंग सिस्टम समझ के चल रहे थे। अब आप हमें समझाएं कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चंस आपने दिए हमें, व्हाट इज द कर्नल? लिनक्स एक कर्नल आपने बोला है, तो समझाइए कर्नल क्या है, समझाइए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये समझाऊंगा इस वीडियो में, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? यहाँ पे भी लिख देता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझते हैं यहाँ पे हम लोग वर्ड इज ऑपरेटिंग सिस्टम।
व्हाट हिज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर समझना चाहते हो तो सिस्टम वर्ड को अलग करो, ऑपरेटिंग वर्ड को अलग करो। सिस्टम वर्ड को अलग करो, ऑपरेटिंग वर्ड को अलग करो। अब सिस्टम वर्ड को हमने अलग कर दिया, तो सिस्टम क्या है भाई? किसी भी डिवाइस को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने एक लैपटॉप रख दूं मार्केट से बाय करके लाके, ये क्या है? आप इसको डिवाइस बोलो या सिस्टम बोलो, एक ही बात है। मैं आपके सामने डेस्कटॉप ला के रख दूं, उसको डिवाइस बोलो या सिस्टम बोलो, एक ही बात है। मैं आपके सामने एक वॉशिंग मशीन ला के रख दूं, डिवाइस बोलो या सिस्टम बोलो, एक ही बात है। मैं आपके सामने एक मोबाइल फोन ला के रख दूं मार्केट से बाय करके, डिवाइस बोलो या सिस्टम बोलो, एक ही बात है। तो कोई भी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। अब उस डिवाइस को रन करने के लिए, उस डिवाइस को चलाने के लिए क्या चाहिए? उस डिवाइस को रन करने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। एक लैपटॉप आपने मार्केट से बाय किया, उसको कैसे चलेगा? वो सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से चलेगा वो। अब सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? प्रोग्रामिंग से। कैसे बनता है? प्रोग्रामिंग से। समझ आई? तो एक डिवाइस को चलाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है? एक डिवाइस को चलाने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम। कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर से काम नहीं होता। तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, ऐसे डिवाइस को चलाने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम जब किसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कैपेबल होता है एक सिस्टम को चलाने के लिए। मतलब एक रिक्वायर्ड है। डेस्कटॉप एक बहुत बड़ा सिस्टम है। डेस्कटॉप सिस्टम को चलाने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हमें रन करने होते हैं। तो उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? चलाना। समझ आई? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की नीड होती है उसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? बहुत सारे प्रोग्राम जब हम मिला के, बहुत सारे प्रोग्राम मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम को चला रहा होता है, तो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर है? कोई पूछता है व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, बता दोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं है। एक किसी सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की नीड होती है उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर मेरा कोई सॉफ्टवेयर मोबाइल डिवाइस को रन कर रहा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरा अगर कोई सॉफ्टवेयर वॉशिंग मशीन को रन कर रहा है तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरा अगर बनाया गया सॉफ्टवेयर किसी एसी को रन कर रहा है, एयर कंडीशन को रन कर रहा है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स की नीड होती है, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ इक्विपमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम राइट करने होते हैं। अलग अलग प्रोग्राम राइट करके सारे प्रोग्राम को मर्ज कर कर एक सॉफ्टवेयर बनता है और वो एक सॉफ्टवेयर उस सिस्टम को चलाता है। समझ आ गई यहां तक? तो व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम बता दोगे? अब बात करते हैं व्हाट इज द कर्नल। व्हाट इज द कर्नल? कर्नल क्या है? तो मैंने क्या बताया? बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम को चलाता है, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? अब मान लो बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे ये एक प्रोग्राम, 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 ये नंबर ऑफ प्रोग्राम हो गए। सारे प्रोग्राम आपस में मर्ज हो गए। मर्ज होके सॉफ्टवेयर बन गया। और ये सॉफ्टवेयर चला रहा है क्या? इस सिस्टम को। तो इस सिस्टम को चला रहा है।
तो इस सॉफ्टवेयर को कह दिया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो सारे प्रोग्राम को मैनेज कर रहा होगा, होगा ना। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो सारे प्रोग्राम को मैनेज कर रहा होगा, कोई एक ऐसा प्रोग्राम होगा। और वो ऐसा प्रोग्राम जो सारे प्रोग्राम को मैनेज कर रहा होता है उसी को कहते हैं कर्नल, उसी को कहते हैं कर्नल। समझ आई कुछ बात? जैसे आप आर्मी में चले जाओ, बहुत सारी आर्मी की टीम होती है, बहुत सारी आर्मी की टीम के अंदर कोई एक ऐसा बंदा होता है जो सारे आर्मी मैन को मैनेज कर रहा होता है, उसको कर्नल कहते हैं। समझ आ रही कुछ बात? तो ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उन बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो बहुत सारे प्रोग्राम को एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सारे प्रोग्राम को मैनेज कर रहा होता है, उसी को कर्नल कहते हैं। तो आर्मी मैन से समझ लो कि एक बड़ी आर्मी टीम है 500 बंदे की, उन 500 बंदे की आर्मी टीम को एक बंदा मैनेज कर रहा होगा, उस बंदे को कर्नल कहते हैं कर्नल की पोस्ट में है भाई तू। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सारे प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहा होता है, उसको कहते हैं कर्नल। समझ आ गई? क्लियर? तो लिनक्स क्या है? एक कर्नल है। अभी पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं होगी, और वेट करो, और आगे चल रहा हूं। तो व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया? अभी इतनी मीनिंग समझ में आई कि व्हाट इज द कर्नल, है ना। और एक चीज बताता हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सारे प्रोग्राम को मैनेज कर रहा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कर्नल। तो लोग क्या बोलते हैं पता है? कर्नल को लोग कहते हैं हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल बात भी सही है, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल बात भी सही है। इस सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सारे प्रोग्राम को मैनेज कर रहा है, उसका नाम है कर्नल, तो उसको लोग हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। क्या गलत बात है? अच्छी बात है। जिस तरीके से इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? हार्ट। क्या होता है? हार्ट होता है। समझ आ रही है? जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अगर आपका दिमाग मान लो काम करना बंद कर दिया, बॉडी के सारे पार्ट काम करने बंद करते हैं, हार्ट काम कर रहा है, आप जिंदा हो। बॉडी के सारे पार्ट अच्छे हैं, आपके हार्ट काम नहीं कर रहे गए, तो लोग क्या कहते हैं? बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कर्नल। कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? ऐसी कार का एग्जांपल ले लो। एक कार के अंदर, गाड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? इंजन। क्या होता है? इंजन। समझ आई? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। चल, अब देखो क्या होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मैनेज कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कर्नल। अब कर्नल की जॉब क्या होती है? क्या कर क्या रहा होता है कर्नल, ये समझना है। तो देखो, इसको ऐसे समझो कि मान लो ये मेरा एक सिस्टम है ना, ये मेरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को चलाने के लिए मैंने इसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया। कौन सा सॉफ्टवेयर? मान लो विंडो 10 डाल दिया। विंडो 10 सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। उन बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होगा, कौन सा? जिसका नाम होगा कर्नल। तो कर्नल की क्या जॉब होगी? एक तो वो सारे प्रोग्राम को मैनेज करेगा, उसके बाद कर्नल सब कुछ मैनेज करता है। कर्नल देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन चल रही है, कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो उसको कितनी रैम की नीड है, कितनी हार्ड ड्राइव की नीड है, कितनी सीपीयू की नीड है, पूरा मैनेजमेंट कर्नल देखता है, वो प्रोग्राम देखता है। पूरा देखता है किसको कितनी रैम देनी है, किस प्रोग्राम को कितनी रैम देनी है, कितना सीपीयू देना है, क्या करना है, सब मैनेजमेंट कर्नल का होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ आई? और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई एड ऑन सॉफ्टवेयर डाला,
तो सारे सॉफ्टवेयर जो आते हैं वो सब कर्नल से कनेक्टेड होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। तभी तो कर्नल, जब वो नए प्रोग्राम्स आप रन करते हो तो कर्नल उन्हें रैम सीपीयू सब पूरा मैनेजमेंट देख रहा होता है, पूरा हार्डवेयर से लेके पूरा का पूरा, कौन सा हार्डवेयर ओके है, खराब है, कोई हार्डवेयर फेलियर होता है तो कर्नल डिटेक्ट कर देता है, सब कुछ। कीबोर्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा, कर्नल आपको बता देगा, पूरा मैनेजमेंट कर्नल करता है। तो ये जॉब होती है कर्नल की। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? चलो अब बात आगे चलते हैं। तो लिनक्स समझ में आ गई। लिनक्स क्या है? कर्नल है, ठीक है। अब इस कर्नल को बनाया किसने? इस कर्नल को बनाने वाले बंदे का जो नाम था वो है लिनस टोरवाल्ड। लिनस टोरवाल्ड ने 1991 में इस कर्नल को बनाया। इस कर्नल को 1991 में बनाया, मतलब 1991 में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था कर्नल। क्या किया? लिनस टोरवाल्ड ने 1991 में एक कर्नल बनाया, एक प्रोग्राम बनाया जो क्या है? कर्नल है। और उसका नाम क्या रखा इसने? लिनक्स रख दिया, लिनक्स। जैसे नाम बंदे का क्या था? लिनस टोरवाल्ड, तो उसने नाम भी रख दिया लिनक्स। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो सारे प्रोग्राम को मैनेज करता है, तो लोग उसे कर्नल बोलते हैं। और उस कर्नल का नाम इसने क्या रखा? लिनक्स रखा। समझ आई? और उसके बाद इसने उसे क्या किया? ओपन सोर्स कर दिया। क्या किया? ओपन सोर्स। क्या मीनिंग है? लिनस टोरवाल्ड ने 1991 में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो सारे प्रोग्राम को मैनेज करता है। और वो कहाँ यूज होता है? सिस्टम को चलाने के लिए। तो सिस्टम को चलाने के लिए जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उन बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उन सारे प्रोग्राम को मैनेज करता है। वो किसने बनाया? यहाँ पर लिनस टोरवाल्ड ने। उसका नाम क्या रखा? लिनक्स रखा। और साथ में क्या रखा? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? कि लिनस टोरवाल्ड ने उस कर्नल को बनाते टाइम कोडिंग की होगी, तो उसके कोड को ओपन रखा, सब कोई, सब लोग उसे देख सकते हैं। क्यों ओपन रखा? ओपन इसीलिए रखा क्योंकि उसने बोला कि मैं, ये तो मेरी एक थॉट प्रोसेस है जो मैंने लॉन्च कर दी। ये मेरी थॉट प्रोसेस है कि मैंने अपना थॉट प्रोसेस को यूज किया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो सारे प्रोग्राम को मैनेज करता है। और वो यूज कहाँ होता है? सिस्टम को चलाने के लिए। तो उसने बोला कि कल को इस प्रोग्राम में कुछ ऐड करना होगा, कुछ मॉडिफाइड करना होगा, तो सब लोग मेरे पास आना पड़ेगा सबको। तो उसने बोला कि किसी को मेरे पास आने की नीड नहीं है, मैंने ये जो लॉन्च किया है ना, इसका जो कोड है ये ओपन कर देता हूं, जिससे कि आप कल को फ्यूचर में कुछ नया प्रोग्राम्स आता है तो उस नए प्रोग्राम्स की इंटीग्रेशंस, एडिट, मॉडिफाइड आप इस कर्नल के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए इसने इसका सोर्स कोड ओपन रखा और आज तक इसका सोर्स कोड ओपन है। समझ आई? तो लिनस टोरवाल्ड ने कर्नल बनाया। तो इसका सोर्स कोड ओपन होने का बेनिफिट किसको मिला? सबको मिला। क्या मिला? सबको मिला। अब मान लो मैं एक, मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है। और उस सिस्टम को चलाने के लिए मैं चाहता हूं मैं खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं। क्या करूं? खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं। तो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए मुझे बहुत सारे प्रोग्राम लिखने होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम लिखने होंगे। तो मान लो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम तो लिख लिए, लेकिन मुझे एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो सारे प्रोग्राम को मैनेज करे। तो या तो मैं खुद का कर्नल लिख लूं। खुद का कर्नल लिखने के लिए, खुद का कर्नल बनाने के लिए मेरे पास उतना थॉट प्रोसेस, माइंड सेट होना चाहिए, उस लेवल की डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो मुझे याद आया कि 1991 में लिनस टोरवाल्ड ने एक ऐसा कर्नल बनाया था जो ओपन रखा है, कोई भी उसे यूज कर सकता है। तो मैंने लिनस टोरवाल्ड का वो कर्नल ले लिया, लिनक्स, और ले लिया बाकी सारे प्रोग्राम मैंने बनाए। और सारे प्रोग्राम उसके कर्नल में ऐड करके मैंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर से अपना सिस्टम चला रहा हूँ। और मैंने बोला कि मैंने एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। हाँ, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल मैंने लिनक्स टोरवाल्ड का यूज किया। जैसे कि मान लो
मेरे को एक गाड़ी का इंजन मिल जाए, ठीक है, और मैं बहुत अच्छा मैकेनिक हूँ, तो गाड़ी का अगर मुझे इंजन मिल जाता है तो गाड़ी के सारे पार्ट्स मैं अलग अलग ब्रांड के खरीद के गाड़ी को असेंबल करके बोल सकता हूँ, उसमें अपना ब्रांड लगा दूंगा कि क्लाउड नॉलेज कार। भाई हुंडई, सुजुकी, ये सब क्या करते हैं, कार बनाने वाली कंपनी क्या करती है, इंजन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का होता है, वो लेते हैं और सारा असेंबल करते हैं, असेंबल करके टैग अपना लगाते हैं, यही तो होता है। समझ आई? तो अगर मैं खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता हूँ तो मतलब मेरे को उतनी डेवलपमेंट आनी चाहिए, सारे प्रोग्राम्स करना तो मुझे मिल जाएंगे, मतलब एक हाई लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, है ना? तो सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे रेड हैट नाम की कंपनी हो गई, उबंटू कंपनी हो गई, उबंटू हो गई, सूजे हो गई, काली हो गई, ऐसे बहुत सारी कंपनी है सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, लिनक्स टोल्ड का कर्नल लिया और बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने अपने डेवलपर से राइट कराए और उसके कर्नल के साथ इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया और मार्केट में बोला ये लीजिए हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए। तो क्या किया इन्होंने, रेडिट की बात करते हैं पहले। तो रेडिट ने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने डेवलपर से बनाए, बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने ऐसे अपने डेवलपर से बनाए। बनवाने के बाद लिनक्स टोलवार्ड का बनाया हुआ कर्नल ले लिया, कर्नल ले लिया और सारे प्रोग्राम को क्या किया, कर्नल के साथ इंटीग्रेट कर दिया। सॉरी, इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद बोला ये एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया, ये हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये आपका सॉफ्टवेयर किस सिस्टम को रन करेगा। तो अगर ये सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन कर रहा मतलब ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया फिर तो, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इसका नाम क्या रखा, इन्होंने इसका नाम बोला कि ये है रेड हार्ट, लिनक्स, रेड हैट कंपनी का लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला, रेड हार्ट कंपनी का लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला, रेड हैट कंपनी का लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सॉफ्टवेयर रेड हैट ने अपने डेवलपर से बनवाए, कर्नल लिनक्स टोरवर्ड का था, लिया और उसमें सारी इंटीग्रेशन कर दी और मार्केट में बोला कि ये लोग हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे रहे हैं, लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये लोग क्या बोलते हैं, रेडिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है बट लिनक्स बेस्ड है। तो हर एक इंडस्ट्री या हम लोग रेडिट का ऑपरेटिंग सिस्टम लेके यूज करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपनी एप्लीकेशन डाल के उसे रन करते हैं, यही तो होता है। समझ आई? लेकिन यहाँ पर रेडिट कंपनी ने एक काम और किया, रेडिट कंपनी ने बोला ठीक है भाई, कर्नल जो था वो ओपन सोर्स था, वो तो हमें फ्री में मिल गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का काम तो हमने किया ना, हमारे डेवलपर्स बैठ के अदर प्रोग्राम्स लिखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने बनाया, उसके अंदर जो कर्नल है वो है लिनक्स टोरवार्ड का, लेकिन पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने बनाया। तो अगर कोई भी बंदा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम पे डालकर अपनी पर्सनल एप्लीकेशन रन करके बिजनेस कर रहा है तो हमें भी तो कुछ बेनिफिट दे। चल ठीक है, बेनिफिट नहीं देता कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कंपनी मान लो अगर रेडिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालकर उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन डाल के बिजनेस कर रही है, तो उस बिजनेस से उसको पैसा आ रहा है, तो एप्लीकेशन किसके प्लेटफॉर्म पे चल रही है, रेड हैट के। तो कल को मान लो उस कंपनी का एप्लीकेशन चलने में कोई दिक्कत आती है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ पैच अपडेट कुछ भी एक्स वाई जेड नया वर्जन है, तो किससे सपोर्ट लेगी, या तो लोकल टीम से ले ले उसके पास है, नहीं तो किससे लेगी, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम, रेडिट का, तो रेडिट से बात करेगी। तो रेडिट बोलता है कि मैं ऐसे सपोर्ट नहीं दूंगा, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया आपको दिया, आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट का चार्ज है, ठीक है। तो रेडिट कंपनी ने फिर क्या किया, रेडिट कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया लिनक्स पे, उसके 3 वेरिएंट निकाल दिए,
क्या निकाले? तीन वेरिएंट। ये तीन वेरिएंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसके तीन वेरिएंट निकाले। तीनों वेरिएंट समझाता हूँ। रेड हैट लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन वेरिएंट निकाले। एक वेरिएंट का नाम इन्होंने रखा RHEL, रेड हार्ट एंटरप्राइज लिनक्स। एक वेरिएंट का नाम इन्होंने रखा सेंट ओएस। एक वेरिएंट का नाम इन्होंने रखा फेडोरा। तीन वेरिएंट इन्होंने निकाले, RHEL, सेंट ओएस एंड फेडोरा। तीन वेरिएंट निकाले। तो मान लो यहां पर कोई कंपनी है, ये किसी कंपनी का सर्वर है। तो रेडिट कहता है कि अगर मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको चाहिए, तो मैंने इसके तीन वेरिएंट रखे हैं। पहला वेरिएंट है RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। दूसरा वेरिएंट है सेंटोस। तीसरा वेरिएंट है फेडोरा। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरा आप RHEL वेरिएंट लेते हो तो मैं बैकएंड में सपोर्ट के लिए बैठा हुआ हूं। कुछ भी नए अपडेट्स करने होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऊपर मेरी टीम करके देगी। मतलब मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगे तो उसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन आप चलाओगे, वो एप्लीकेशन पे कुछ ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर डिपेंडेंसीज होगी, वो सब हम मैनेज करेंगे, पूरा सपोर्ट देंगे। आप हमसे RHEL अगर लेते हो तो, लेकिन वो पेड है। तो RHEL के अंदर आपको सारे पैकेज मिलेंगे, सारे रेपोजिटरी, सारे सॉफ्टवेयर, सब कुछ मिलेगा अगर आप RHEL लेते हो, बट वो पेड है। ठीक है, तो पेड देते हैं तो वो सपोर्ट का पैसा लेते हैं, तो उससे रेड हैट कंपनी का अर्निंग होती है। दूसरा, रेडिट कहता है कि अगर आपको सपोर्ट्स नहीं चाहिए, पैच से रिलेटेड अपडेट नहीं चाहिए, सारे अपडेट सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो फ्री के लिए मेरा सेंटोस वेरिएंट है। फिर आप मेरा सेंटोस वेरिएंट ले लो। सेंटोस वेरिएंट लो, अपने अपने प्रोडक्शन सर्वर पे डालो, उस पर एप्लीकेशन डाल के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगी। हाँ, लेकिन अगर कल को आपके एप्लीकेशन को चलने के लिए बैकएंड में कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए, तो डिपेंडेंसीज का जो सॉफ्टवेयर है, पैकेजेस है एक्स्ट्रा वाले, वो तो मेरे पास है। और मैं उन्हीं को देता हूँ जो RHEL वेरिएंट लेते हैं। आपने सेंटोस वेरिएंट लिया, मैं नहीं दूंगा, आप खुद ही बनाओ। फिर मैंने बेस स्टार्टअप दे दिया, आप खुद करो, सपोर्ट नहीं दूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे ऐसा करते हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जब रेडिट के लिनक्स लेती हैं तो वो लोग बोलते हैं RHEL वेरिएंट लेंगे, उसमें सारे पैकेजेस अपडेट मिलेंगे, सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, A to Z सपोर्ट देगी रेडिट की टीम। तीसरा वेरिएंट होता है इनका फेडोरा। फेडोरा वेरिएंट इन्होंने निकाला था टेस्टिंग पर्पस के लिए। टेस्टिंग पर्पस का मतलब, टेस्टिंग पर्पस का मतलब ऐसा होता है कि मान लो मैं एक, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मेरी कंपनी का अपनी एप्लीकेशन है। कल तक मैं अपनी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के ओएस के ऊपर चला रहा था। मैंने बोला कि मैं लिनक्स पे चलाना चाहता हूँ। ठीक है, लिनक्स पे चलाने का मतलब क्या है कि फिर आपके पास लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। भाई लिनक्स टोलबार ने तो सिर्फ कर्नल बनाया, वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी बना के दिया था, सिर्फ कर्नल बनाया। तो आप अगर लिनक्स टोलबार का कर्नल लेते हो और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो आपको अपने डेवलपर से पूरा कोड राइट कराना पड़ेगा, फिर उस कर्नल के साथ इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, देन उसके बाद आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर पाओगे। फिर अपने सिस्टम पे डालोगे, डालने के बाद फिर अपनी एप्लीकेशन डाल के चला पाओगे। ऐसा है। तो हर कंपनी के पास इतना टाइम तो होता नहीं है। तो मैं क्या किया, मैं देखा है कि यार रेड नाम की कंपनी ने लिनक्स टोलबार्ड का कर्नल लिया है और अपने प्रोग्राम्स बनाकर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। मैं उससे बात कर लेता हूँ और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता हूँ, अपनी एप्लीकेशन चला लूंगा। तो मान लो मैं रेडिट से बात करता हूँ ना, तो रेडिट मुझसे पूछेगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं। मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन का नाम बताया। रेडिट बोलेगा कि एक काम करो, मेरा एक फेडोरा है टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो आप मेरा फेडोरा एक बार लो और अपने इन्वायरमेंट में डाल के अपनी एप्लीकेशन चला, रन करके देखो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब सब कुछ बढ़िया चलेगा तो फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए फेडोरा है। मान लो सक्सेसफुल चल गया, तो मैंने रेडिट को रिप्लाई किया कि सब कुछ ओके, अब मैं इसको लाइव करना चाहता हूँ। तो रेडिट बोलेगा कि आप मेरे सपोर्ट चाहिए, इंटरप्राइज वर्जन चाहिए तो RHEL ले लो, या फ्री ऑफ कॉस्ट चलानी है तो आप सेंटोस ले लो। तो अब मान लो अगर मैं सेंटोस लेता हूँ तो मुझे कुछ मिनिमल पैकेज मिलेंगे, सपोर्ट्स नहीं मिलेंगी। लेकिन RHEL लेता हूँ तो A to Z सपोर्ट्स,
अनलिमिटेड पैकेज जितना चाहिए सब मिल जाएगा। तो समझ में आ गई। तो क्या होता है कि हम लोग जब घर पे लर्निंग करते हैं तो लर्निंग करने के लिए आपको आरएचएल वेरिएंट लेने की नीड नहीं है। आप सेंटोस वेरिएंट पे पूरी लैब कर सकते हो, है ना। आरएचएल वेरिएंट आरएचएल लोगे तो 30 डेज के लिए फ्री मिलेगा, फिर उसका पेड हो जाएगा, फिर आपको पे करने पड़ेंगे आरएचएल के लिए। तो सेंटोस बेस्ट है। ठीक है। तो ऐसे ही रेडिट वाले क्या करते हैं, अपना पूरा अपडेट करके चलते हैं, आरएचएल 5 6 7 8। तो अभी इनका आरएचएल क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। क्या चल रहा है, 8। तो ऐसे ही आपको सेंटवेस के अंदर भी 8 मिल जाएगा, फेडोरा का भी 8 मिल जाएगा। तो हम लोग पूरी लैब जो करेंगे सेंटवेस 8 के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर, सेंट ओएस 8 के ऊपर। समझ आ गई। चलो, यही काम उबंटू वालों ने किया, यही सूजे वालों ने किया, यही काली वालों ने किया। अब इनमें थोड़ा, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट क्या है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट ये आया कि रेड हैट वालों ने जब लिनक्स टोलबार्ड का कर्नल लिया तो उस उसमें उन्होंने अपने जो प्रोग्राम्स ऐड किए, वो प्रोग्राम्स ऐसे थे जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की एप्लीकेशन को चलाने के कैपेबल रखते थे। क्या मीनिंग है, मतलब इन्होंने ज्यादातर फोकस किया इंडस्ट्री सर्वर लेवल पे। जैसे इन्होंने एनसिबल लॉन्च किया, एनसिबल। तो उस एनसिबल के अंदर कर्नल, इन्होंने ओपन शिफ्ट लॉन्च किया, इन्होंने ओपन स्टैक लॉन्च किया। तो ओपन स्टैक क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन। तो आप ओपन स्टैक जो इन्होंने लाया उसके अंदर जो है वो भी कर्नल है। मतलब था उनका ही ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और प्रोग्राम इन्होंने डाल दिया ओपन स्टैक वाला नाम का, और फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पैक किया, बोला ये ओपन स्टैक है, इसको डाल दो किसी में, ओपन स्टैक का पैकेज पूरा मिल जाएगा। लेकिन कर्नल क्या है, तो रेड हैट वालों ने ज्यादातर फोकस किया सर्वर के साइड पे। तो उन्होंने जब लिनक्स टोलर का कर्नल लिया तो पहले तो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, फिर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी प्रोग्राम्स ऐड करते गए, ओपन स्टैक से रिलेटेड, एंसिबल से रिलेटेड, ओपन शिफ्ट से रिलेटेड, एन नंबर ऑफ 25 30 है इनके पास पूरे। और मार्केट में देते गए, लोग इंडस्ट्री में यूज करने लग गए। उबंटू वालों ने क्या किया, उबंटू वालों ने इतना सर्वर लेवल के साइड नहीं गए, ये डेस्कटॉप के साइड ज्यादा फोकस इन्होंने किया। सूजे वाले जो थे, ये सर्वर लेवल के भी प्रोग्राम्स उन्होंने ऐड किए उसके ऊपर, है ना। तो इनके भी चलते हैं कंट्रियों में। काली काली वालों ने क्या किया, इन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स ऐड किए जो हैकिंग से रिलेटेड आपको मदद करते हैं। तो सर्वर लेवल की अगर बात करें तो रेडिट का बेस्ट है। तो रेडिट का आप यूज करें, घर पे लर्निंग करना तो सेंटोस लेने बेस्ट है। इंडस्ट्री में जाएंगे तो आरएचएल वेरिएंट आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। चल, और देखते हैं। अब लोग कहते हैं कि लिनक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, लाइट वेट होता है, ओपन सोर्स होता है, उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। इसका मीनिंग देखो क्या होता है। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कमांड लाइन होता है, मैं समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर एक कंपनी है, आईबीएम नाम की, आईबीएम नाम की कंपनी। ठीक है, समझना बात को ध्यान से, यहाँ पे सब क्लियर कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट में और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिफरेंस है। आईबीएम नाम की कंपनी का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एप्लीकेशन को चलाने के लिए सबसे पहले आपको हार्डवेयर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। अब सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट आप ऑपरेटिंग अपनी एप्लीकेशन नहीं चला सकते। सिस्टम के ऊपर अगर आपको अपनी एप्लीकेशन चलानी है तो सिस्टम के अंदर पहले आपको क्या डालना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मान लो आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसका डाला, माइक्रोसॉफ्ट का डाला। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर वेरिएंट डाला, सर्वर वर्जन। तो माइक्रोसॉफ्ट का आपने डाला ओएस। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ओएस बनाकर आपको देता है उसके अंदर जो कर्नल होता है, उस कर्नल का जो सोर्स कोड होता है वो ओपन नहीं रखता, वो हाइड होता है, आपको शेयर नहीं करते हो। माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर को पता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में को बनाने के लिए, और उन्होंने जितने भी प्रोग्राम्स यूज किए वो सारे हाइड होते हैं, सारे प्रोग्राम विद कर्नल भी हाइड होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, मेरा ओएस लो, आप इंस्टॉल करो और अपना एप्लीकेशन चलाओ, चलने लग जाएगी। लेकिन कल को आईबीएम चाहता है कि उसका एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोग्राम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलने में कुछ दिक्कत आ रही है, मतलब बैकएंड में कुछ और प्रोग्राम्स ऐड करने हैं माइक्रोसॉफ्ट वालों को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो आईबीएम किससे बात करेगा,
आईबीएम बात करेगा माइक्रोसॉफ्ट से, माइक्रोसॉफ्ट के फिर डेवलपर्स को अपडेट करके फिर उसको अपडेट करके देंगे वापस, और फिर आईबीएम की टीम फिर डालेगी, फिर चलाएगी। लेकिन आईबीएम को ऐसा लगता है कि यार मेरे पास भी इतने कैपेबल डेवलपर हैं जो छोटे मोटे काम के लिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है इसका सोर्स कोड अगर ये लोग ओपन करते हैं, इसके कर्नल का सोर्स कोड ओपन करते हैं, तो मेरी इंटरनल टीम भी इस पे एडिट करके कुछ कर सकती है। मैं बार बार माइक्रोसॉफ्ट से क्यों बात करूं? तो माइक्रोसॉफ्ट वाले बोलते हैं कि हम तो सोर्स कोड हाइड ही रखते हैं, हम देंगे ही नहीं, कुछ भी करवाना हमारे पास आओ। ऐसे ही अगर आईबीएम ऐसा चाहती है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस ली है उसमें सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग है, दुनिया को पता है, हैकर को भी पता है डिफॉल्ट सेटिंग है। आईबीएम चाहती है कि जो भी डिफॉल्ट सेटिंग हम लोग लें उस डिफॉल्ट सेटिंग को हम चेंजेस करके यूज करें, उसके कर्नल की सेटिंग चेंज करके यूज करें। नहीं कर सकते आईबीएम की टीम, माइक्रोसॉफ्ट अलाउ ही नहीं करता, अपना सोर्स कोड हिडन रखता है। समझ में आ गई? लेकिन यहीं पर अगर आईबीएम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, लाइक रेड से ले लेता है या किसी से भी लेता है, सूजे से लेता है, तो लिनक्स टोलवार्ल्ड ने सबको ये बोल रखा है कि आप मेरा कर्नल जब लेके नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो आपको भी एक बात ध्यान रखना है कि मेरा कर्नल को यूज करके अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो तो आप उसके अंदर कर्नल का सोर्स कोड हाइड नहीं रख सकते, ओपन ही रखना पड़ेगा। तो इसीलिए रेड भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है उसके अंदर जो कर्नल होता है वो ओपन सोर्स होता है, उसको भी आप देख सकते हो अगर आपको देखना आता है तो अगर आईबीएम मान लीजिए रेड से लिया लिनक्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके अंदर जो कर्नल है तो उसका सोर्स कोड ओपन है, तो आईबीएम अपनी इंटरनल टीम से बैठा के उसके सोर्स कोड में चेंजेस करा सकता है, कुछ कुछ मॉडिफाइड अपडेट करा सकता है, जो पैकेज उसको नीड नहीं हो रिमूव करा सकता है, जो प्रोग्राम उसके अंदर पड़े हैं जो यूज नहीं उसको रिमूव करा सकता है। तो आईबीएम सब कुछ कर सकता है, अपने कोडिंग कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई डिफॉल्ट चीजें किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं और उस डिफॉल्ट चीज की सेटिंग को चेंज करके आप यूज करते हैं, तो डेफिनेटली दुनिया को किसी को नहीं पता आप क्या चेंज करके यूज कर रहे हो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिक्योर, इसीलिए कहा जाता है लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर होता है, क्योंकि मैंने रेडिट से तो डिफॉल्ट दिया, फिर मैं अंदर बैठा के अपने डेवलपर से क्या चेंज करा के करा रहा हूँ किसी को नहीं पता, तो सिक्योर है। तो इसलिए लिनक्स को कहा जाता है लिनक्स इज अ सिक्योर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गई? अब कई बंदे मार्केट में पता है क्या बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल होता है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी ग्राफिकल भी है, कमांड लाइन भी है। आप माइक्रोसॉफ्ट का ओएस उठा के देख लो, वहां पे भी ग्राफिकल मिलता है, वहां पे भी कमांड लाइन मिलता है, दोनों मिलता है। लिनक्स में आते हो यहाँ पर भी ग्राफिकल भी मिलेगा, कमांड लाइन भी मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट में भी कमांड लाइन भी मिलता है, ग्राफिकल भी मिलता है। हाँ ये है कि लिनक्स आप अगर लेते हो तो आप चाहो तो ग्राफिकल हटा दो, आप सिर्फ कमांड लाइन रखो, या कमांड लाइन हटा दो, कमांड लाइन के कुछ फीचर हटा दो। हाँ माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं कर सकते, जो मिला मिला। ऐसा नहीं कर सकते ग्राफिकल हटा दो कमांड लाइन करो, क्योंकि एडिट का राइट्स ही नहीं देता। तो सिर्फ फर्क ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ओएस के अंदर जो कर्नल है वो ओपन सोर्स नहीं होता, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो उसके अंदर कर्नल ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो, ये बेनिफिट होता है। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्हाट इज द कर्नल और व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। रेडेट आरएचएल क्या है, सेंटोस क्या है, फेडोरा क्या है, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा हम लोग लैब करना है तो सेंटोस एट यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि हम लोग जब लैब करेंगे तो हम लोग रेड हेड का सेंट ओएस वेरिएंट यूज करेंगे। क्या करेंगे? सेंट ओएस 8 वेरिएंट यूज करेंगे, लेटेस्ट। ठीक है, ऐसे ही रेडिट ने क्या किया, अपने बहुत सारे कोर्सेस बना दिए, RECSA RECE, बोला इन कोर्सेज को करो, इसके एग्जाम कंडक्ट करो, आपको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। वो सर्टिफिकेट आपको इंडस्ट्री में काम आएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी को अगर लिनक्स बेस बंदे चाहिए होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप लिनक्स का सर्टिफिकेट है क्या? लिनक्स का सर्टिफिकेट कौन करवाता है? रेडिट करवाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अपनी लैब करने के लिए सेंटोस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लिनक्स इंस्टॉलेशन टाइप। लिनक्स इंस्टॉलेशन टाइप, इंस्टॉलेशन टाइप दो टाइप के आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएंगे मार्केट में। एक होता है लोकल इंस्टॉलेशन
एक होता है नेटवर्क इंस्टॉलेशन। ठीक है। लोकल इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? लोकल इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, लैपटॉप है, मुझे इसमें लिनक्स इंस्टॉल करना है। किसका लिनक्स? रेड का सेंटोस 8। तो मैं रेडिट की साइट से या गूगल की साइट से जाके सेंट ओएस 8 की आईएसओ इमेज डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद उसे बूटेबल बना लूंगा और पेन ड्राइव लगा के या डीवीडी लगा के इस पर इंस्टॉल कर दूंगा। ये हमारा कहला गया लोकल इंस्टॉलेशन। ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में मान लो हमारे पास ये बहुत सारे सिस्टम रखे हुए हैं। इंडस्ट्री में हमारे पास ये बहुत सारे क्या रखे हुए हैं? सिस्टम रखे हुए हैं। और इन सारे सिस्टम पे हमें रेडिट का सेंटोस 8 लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे? जैसे आपने इसमें किया था ऐसे कर लो। 1 घंटा इसमें लगा तो 6 मशीनें, 6 घंटा इसमें लगेगा। हाँ, अगर 6 बंदे हैं तो एक साथ कर दें तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि फास्ट इंस्टॉलेशन हो, एक ही बंदा हो हमारे पास, फास्ट हो जाए। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? पहले यहाँ पर एक सिस्टम रखती है। इस सिस्टम पे पहले वो लिनक्स इंस्टॉल कर लेगी एक बार। फिर इसके ऊपर कंपनी क्या करेगी? पीएक्सी बूट सर्वर बनाएगी। उसके लिए यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर बनाएगी, एनएफएस बनाएगी, फिर पीएक्सी बनाएगी। ये सब बनने के बाद यहाँ पर एक नेटवर्क स्विच लगाया जाएगा। यहाँ पर एक नेटवर्क स्विच लगाएगी। ठीक है। नेटवर्क स्विच लगाएगी। उसके बाद ये सारे सिस्टम को लैन केबल के थ्रू यहाँ कनेक्ट कर देगी। यहाँ पर कनेक्ट कर देगी, इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देगी। उसके बाद इन सारे सिस्टम को बोलेगी लैन कार्ड से बूट कराओ। जैसे ये लैन कार्ड से बूट कराएगी, यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर बना हुआ है। डीएचसीपी सर्वर में आईपी का पूल सेट कर दिया है। जैसे ये लैन कार्ड से बूट कराएगी, इस सर्वर में से यहाँ पे डीएचसीपी चल रहा है, इनको एक एक आईपी मिल जाएगी। जैसे इनको एक एक आईपी मिल जाएगी तो ये सारे सर्वर हो जाएंगे इससे कनेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये लोग रखेंगे सेंटोस या आरएचएल 8 की आईएसओ इमेज यहाँ पे रखा है। और ये इमेज एनएफएस के थ्रू ये लोग शेयर करेंगे। तो किसको शेयर कर रहे हैं? इन सारे मशीनों को। तो इन सारी मशीनों में नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन होगा, एक साथ में लग जाएगा। तो एक बार ये मेहनत करते हैं और एक साथ इन सारे सिस्टम इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है नेटवर्क इंस्टॉलेशन। नेटवर्क इंस्टॉलेशन। ठीक है। तो इन सब चीज़ों की जरूरत कहाँ पड़ती है? इन सब चीज़ों की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपकी इंडस्ट्री खुद का फिजिकल डेटा सेंटर बना रही है, ऑन प्रेमाइसिस में डेटा सेंटर बना रही है। तो ऑन प्रेमाइसिस में 5,000 सर्वर है, 5,000 सर्वर पे लिनक्स डालना है, ये मैथड यूज करेगी। एक दो सर्वर पे करना तो ये मैथड यूज करेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी क्लाउड में बैठी है, क्या बैठी है? क्लाउड में। क्लाउड में 5,000 वीएम बनाना है। तो क्लाउड में अगर 5,000 वीएम बनाना है तो बुद्धि थोड़ी लगानी होती है। क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड प्रोवाइडर क्या किए? क्लाउड प्रोवाइडर ने क्या किया? पहले से एक सिस्टम के अंदर लिनक्स डाला। उस लिनक्स डाला, उसमें बेसिक एप्लीकेशन डाली और बेसिक एप्लीकेशन डाल के उसकी इमेज बना ली उन्होंने, है ना? जैसे सेंटोस 8 की इमेज बना ली और वो इमेज लाके वो लोग क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए। और आपको बोले कि अच्छा आपको लिनक्स बेस्ड वीएम चाहिए, आप एक काम करो, एक वीएम बनाओ, हार्डवेयर सेलेक्ट करो और उस हार्डवेयर पे ये इमेज सेलेक्ट करना, विद इन 5 मिनट्स रिप्लाई हो जाएगा। तो बना बनाया आपको मिल जाता है। तो अगर आप क्लाउड साइड हो तो आपको इंस्टॉलेशन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, सीधे वीएम बनाओ, उस वीएम में बनी बनाई इमेज डिप्लॉय। लेकिन अगर आप ऑन प्रोमाइसेस में हो तो आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए। क्लाउड में आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना, सीधे मिल जाएगी। तो हम लोग ऑन प्रोमाइसेस में भी इंस्टॉलेशन करेंगे। जब इंस्टॉलेशन सीख जाएंगे तो आगे की लैब करने के लिए क्लाउड में भी जाके वीएम ले लिया करेंगे। लेकिन इंस्टॉलेशन का स्टेप जरूर देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लिनक्स का इंस्टॉलेशन ऑन प्रोमाइसेस में कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।